नमस्कार दोस्तों, जहां से पिछली बार एनसीईआरटी की लेक्चर छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे हम लोग शुरू करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में वॉर शुरू हो गया। एक तरफ था कौन सा अलायंस, जिसमें थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। ठीक है, इनको बोला जाता था सेंट्रल पावर्स। टर्की को उस समय पर आप कह सकते हो ओटोमन एम्पायर कहा जाता था। दूसरी तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इटली और रोमानिया भी दूसरी तरफ जुड़ गए। इटली आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ब्रिटेन की तरफ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी की सारी जो कंट्रीज थी कहीं ना कहीं कॉलोनियल कंट्रीज थी, इनकी दुनिया भर में कॉलोनीज थी और भैया लगे ये जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज थी। ये एक ऐसा वॉर था जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में तो लड़ाई जा रहा था, यूरोप से बाहर भी लड़ा जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बोला गया। रशिया इसमें शुरुआत से इन्वॉल्व था और रशिया में ये वॉर काफी पॉपुलर था। लोग जार निकोलस टू को इस वॉर को लेके सपोर्ट कर रहे थे। मतलब जार निकोलस टू इस वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था और कहीं ना कहीं जार निकोलस टू को के लिए, मतलब जार निकोलस टू के पास लोगों का सपोर्ट था जर्मनी के अगेंस्ट। ठीक है भाई, अब बात ये होती दोस्तों, एक कंट्री का एक वॉर में क्या स्टैंस रहेगा, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए। जार अपनी चलाता था और ड्यूमा नाम की जो पार्लियामेंट बनी थी उसमें जो लोग बैठे थे उनके साथ वो किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं करता था। हमें ये बात पसंद नहीं आ रही थी। ड्यूमा में बैठे हुए लोग बोल रहे थे, भाई आपने एक पूरे के पूरे रेवोल्यूशन 1905 के रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों को, हमने इतनी मेहनत से इस पार्लियामेंट में जगह बनाई है, आप हमसे बात ही नहीं करते हो। कहीं ना कहीं रशिया में एंटी जर्मन सेंटीमेंट हाई थे। जार इस बात को जानता था और जार इस बात को कैपिटलाइज भी करता था। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का ये जो शहर है आज की डेट में, जो आइकॉनिक और बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ना, ये जर्मन नाम था। तो बोला गया कि भैया सेंट पीटर्सबर्ग तो जर्मन नाम है, ये चल नहीं पाएगा, इसका नाम रख दिया गया पेट्रोगार्ड। फिर भाई जारीना, जो कि जार की पत्नी थी, जारीना अलेक्जेंड्रा, ये भी जर्मनी के इनके ओरिजिन्स थे। इनके जो एडवाइजर थे एक पर्सन था रासपुतिन नाम का, ये भी बहुत अनपॉपुलर था। तो जारीना थी आपकी वाइफ जार की। ऐसा सुनने में आता है कि ये जो प्रीस्ट था रासपुतिन, इसके उल्टे सीधे रिश्ते थे जारीना के साथ, ऐसा उस समय बोला जाता था। रियलिटी है तो अब देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल बातें। तो कहीं ना कहीं जार के जो इनर सर्कल था मेंबर्स का, जिसमें जारीना भी थी, रासपुतिन भी था, तो रासपुतिन और जारीना को प्रो जर्मन माना जाता था रशियन पब्लिक में। कहीं ना कहीं ऐसा था नहीं बट मानते थे, और ओवरऑल जो एम्परर की इमेज थी वो इन सब चीजों के चलते लोगों के बीच में काफी बुरी हो रही थी। ये एक आइकॉनिक फोटो है आपकी रशियन रेवोल्यूशन तो नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 1917 की एक आइकॉनिक फोटो है ये दोस्तों। इंपीरियल रशियन आर्मी को रशियन स्टीम रोलर भी कहा जाता था उस समय पे। उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी ये, और यही आर्मी थी जो कि जार को राजा की गद्दी बिठा के बैठी थी। जब इस आर्मी ने जार का सपोर्ट करना बंद कर दिया और रेवोल्यूशनरीज का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जार की पावर कोलैप्स कर गई। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़े फ्रंट पे लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा जा रहा था। तो भाई इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, जर्मनी सब इन्वॉल्व थे। तो भाई ओवरऑल अगर आज की डेट में आप दोस्तों ये मैप देखिए, ठीक है ना, तो इस मैप में आपको अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा हो तो जहां पे मैं अभी कर्सर पॉइंट कर रहा हूं वो है ब्लैक सी, ठीक है, और ऊपर जहां पे मैं अभी कर्सर पॉइंट कर रहा हूं वो है बाल्टिक सी, और बाकी की यूरोप की आपको सारी कंट्रीज नजर आ रही। जो नीले में आपको कंट्री नजर आ रही दोस्तों, ये यूक्रेन एक बड़ी कंट्री है। यूक्रेन में अगर आप क्रीमिया पेनिनसुला वाला इलाका है जो कि अभी रशिया ने ऑक्युपाई कर रखा है, क्रीमिया पेनिनसुला को अगर आप यूक्रेन का पार्ट माने तो यूक्रेन रशिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है। अब अगर आप बात करो तो आज का जो प्रेजेंट डे यूक्रेन आपको नजर आता है दोस्तों, वो उस समय यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका रशिया के कंट्रोल में अंदर था। ये बात हो रही 1914 की। ये अलग बात है कि 1918 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली, 1991 में यूक्रेन को फिर से इंडिपेंडेंस मिली, मतलब थोड़े थोड़े हिस्से यूक्रेन के रशिया से अलग होते चले गए। तो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंस मिली 1918 में, एक 1991 में। बहरहाल वो एक अलग पार्ट है हिस्ट्री का। मतलब कहने का मतलब यह है कि रशिया में उस समय पे एक बहुत बड़ा इलाका था, यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका रशिया के कंट्रोल में था। रशिया पूरे इस यूरोपियन स्फीयर में वॉर लड़ रहा था, जहां पे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, इन हर जगहों पे रशिया की आर्मीज डिप्लॉयड थी। अब जो आप कह सकते हैं वेस्ट फ्रंट था जहां पे रशियन आर्मी लड़ रही थी, वहां तो ट्रेंचेस खोद रखी थी। तो ट्रेंचेस खोद रखी, ट्रेंचेस में घुस के रशियन सोल्जर्स बैठे हैं और गोलियां चला रहे हैं। अभी जब आप ट्रेंचेस में बैठ के गोलियां चला रहे हो ना दोस्तों, तो उतनी कैजुअलिटी नहीं होगी। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था रशियन आर्मी का,
वहां पे आर्मी को बहुत मूव करना पड़ रहा था। जब एक ओपन फील्ड में मूव करके आप लड़ाई करते हो, बहुत लोगों की जानें जाती हैं, बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। तो डिफीट भी मिली रशियन आर्मी को, बहुत सारे रशियन सोल्जर्स की जान चली गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से लेकर 1916 में बहुत बार रशियन सोल्जर्स को हार का सामने पड़ना पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आपको यहां पे नजर आ रहा है, जर्मनी येलो में है, ऑस्ट्रिया ब्राउन में है। तो भाई कहीं ना कहीं 1917 तक अगर आप देखोगे 70 लाख लोग, यानी कि 70 लाख रशियन सोल्जर्स की जान जा चुकी थी। अब सब 70 लाख रशियन सोल्जर्स की जान जा रही है, जब किसी एक जगह पे रशियन आर्मी हार रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिट्रेट करेगी, वो पीछे की तरफ हटेगी। तो रशियन आर्मी कई जगहों पे पीछे की तरफ हटने लगी। जब रशियन आर्मी पीछे की तरफ हटने लगी, तो जिस जिस जगह से वो पीछे हट रही थी, वहां पे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरीके की टैक्टिक्स को अपनाने लगे। बहुत सारे लोग जो कि इन इलाकों में वॉर में फंस गए थे, वो भाग के रशिया की तरफ जाने लगे। जब वो भाग के रशिया की तरफ जाने लगे, तो रशिया में जो रिफ्यूजीज का नंबर था वो बढ़ने लगा। लगभग 30 लाख नए रिफ्यूजीज पहुंच गए रशिया में। अब यहां पे गवर्नमेंट को और जार को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। सोल्जर्स बोलने लगे कि हमको नहीं लड़ना वॉर, यार ये क्या बवाल चल रहा है, ठीक है ना भाई। कहीं ना कहीं रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व था शुरू पे, बट रशिया की टेरिटरी के ऊपर कोई डेंजर नहीं था, बट रशिया इन्वॉल्व था वॉर में। तो कहीं ना कहीं रशिया सोल्जर्स बोलने लगे हमको नहीं पड़ना ये बाहर के लफड़ों में, ठीक है। क्योंकि देखा जाए जो बेस वजह थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो रशिया में ओरिजिनेट नहीं हुई थी। उस समय पे रशिया की इकोनॉमी भी इतनी डेवलप नहीं थी। इस वॉर का रशिया की इंडस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ा। रशिया की इंडस्ट्री वैसे ही कम थी। उसके बाद आप देखो, जो कंट्री थी दैट वाज कट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। यहां पे मैं आपको दिखा चुका हूं बाल्टिक सी ऊपर की तरफ, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटवा, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में ये बंद है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का एक छोटा सा इलाका लगता है किसके साथ, रशिया के साथ। गल्फ ऑफ फिनलैंड है ना, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड टच करता है रशिया को। ओके, बहुत ही खूबसूरत सी जगह। यहीं पे पास में जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर है जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे पेट्रोग्राड जिसको बोलाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग मेन सेंटर था उस समय यहाँ पे। सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारा सामान इस बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ फिनलैंड के थ्रू आता था। कहां से, जर्मनी, पोलैंड से। अभी जर्मनी पोलैंड के आसपास का जो इलाका था उसको जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था। तो बाल्टिक सी के थ्रू जो इंडस्ट्रियल गुड्स पहुंचते थे रशिया में, वो पहुंचने हो गए बंद। अभी जब वो पहुंचने बंद हो गए, तो रशिया की इंडस्ट्रीज को नुकसान होने लगा। ऊपर से रशिया में ठंडा मौसम, ठंडे मौसम में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बहुत तेजी से करोड करते हैं, उनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है। तो रेलवे लाइंस करोड करने लगती हैं। रेलवे लाइंस 1916 तक टूटने लगी रशिया में। उनको मेंटेन करने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि हर एबल बॉडीड मैन को तो जंग में लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया। 70 लाख रशियन सोल्जर्स की मौत हो गई। तो भाई अब रशिया में वर्कर्स में काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। केवल वुमेन ही वुमेन बची हैं, तो वुमेन सड़कों पे उतना ही काम करने के लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट पैदावार होती थी गेहूं की, ग्रेन की, वो आर्मी को फीड करने के लिए भेज दिया जाता था। भाई सिटीज में लड़ाइयां होने लगी। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में ब्रेड के लिए, आटे के लिए लड़ाई होने लगी। 2016 के विंटर में ब्रेड शॉप्स पर राइट्स होना कॉमन बात थी। लोग ब्रेड के पीछे, एक ब्रेड लोफ के पीछे लड़ रहे थे। जैसे यहां पे रोटी है वहां, वैसे वहां पे ब्रेड है। अब पहुंचते हैं हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड मतलब सेंट पीटर्सबर्ग। मैंने आपको बताया ना, जार ने सेंट पीटर्सबर्ग नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है। सर्दियों की बात है 1917 की। पेट्रोग्राड में जो हालात थे, सेंट पीटर्सबर्ग में जो हालात थे, वो काफी खराब थे। पहली बात तो पेट्रोग्राड का जो सिटी का डिवीजन था वो कुछ इस प्रकार का था कि कुछ लोग को प्रिविलेज दिखाया जाता था और कुछ लोग को डिप्रेस्ड कंडीशन में दिखाया जाता था। तो जो वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे, दे वर ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग के बीच से एक रिवर नेवा बहती है। ओके, आज की डेट में वो रिवर नेवा शाम को बहुत सीनिक लगती है, क्योंकि उस पर फोल्डिंग ब्रिजेस उठते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रिवर नेवा के किनारे की अपनी फोटो भी डाली है, ठीक है। लेकिन उस समय पे रिवर नेवा रशिया के, कहते हैं ना कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड को डिफाइन करती थी। क्योंकि रिवर नेवा के लेफ्ट साइड पे फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। इनफैक्ट विंटर पैलेस से अगर आप 100 मीटर आगे आओगे तो आप रिवर नेवा के उस पुल पे पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। तो एक तरफ तो विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े लोग जहां रहते थे, ड्यूमा, ये एक तरफ थी, ठीक है। और दूसरी तरफ रहते थे गरीब लोग, फैक्ट्री वाले लोग, ठीक है भाई। तो वर्कर क्वार्टर और फैक्ट्री थी वॉज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, और लेफ्ट बैंक पे कौन था, फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स।
चलिए पहले ये सब चीजें चलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक लोगों के पेट में खाना जा रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अगर खाने से खुश हैं तो वो राइट बैंक पर रिवर नेवा की तरफ देख के बोलेंगे कि काश हम लेफ्ट बैंक पे होते, वहां तो बड़े अमीर लोग रहते हैं। बट वो कोशिश नहीं करेंगे वहां जाने की। क्यों? क्योंकि उनका पेट भर रहा है, उनको कोई ऐसा टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो भूखे रहने लगेंगे तब उनकी टेंशन बढ़ेगी। और ये हुआ फरवरी 1917 में। फरवरी 1917 में वर्कर्स क्वार्टर में फूड शॉर्टेजेस होने लगी। सर्दी बहुत ज्यादा थी, बहुत बर्फ पड़ रही थी, बहुत स्नोबारी हो रही थी, और यहां पे प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। लोगों की जब पेट में खाने के लिए पैसा नहीं है ना, तब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर उस समय पे उनको एक चीज चाहिए, खाना, और एक भूखा इंसान एक जानवर से कम नहीं होता है। अब यहां पे क्या बात है, पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू जार रिजॉल्व टू डिसॉल्व द डूमा। वहां पे अब एक तरफ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, रशियन आर्मी वहां जंग लड़ रही है, और जार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ये लोग दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रिवॉल्ट करें। जार को समझ ही नहीं आ रहा है। जार क्या बोल रहा है कि ये ड्यूमा पार्लियामेंट बनी है, इस पार्लियामेंट को हटाओ। मतलब जार मौके की नजाकत को ना समझ के, सिचुएशन कितनी खराब है इसकी ग्रेविटी को ना समझ के, वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के चक्कर में पड़ा। पार्लियामेंट के लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें रहने दो। जार बोल रहा है नहीं भाई, मैं ड्यूमा हटा दूंगा। तो ड्यूमा वर्सेस जार चल रहा है, और यहां पे लोग गुस्से में। 22 फरवरी को एक इंसिडेंट होता है। एक फैक्ट्री थी राइट बैंक पे, जहां ताला लगा दिया जाता है। जब राइट बैंक की इस फैक्ट्री में ताला लग जाता है तो वहां के वर्कर्स को खाना आना मिलना सब कुछ बंद हो जाता है। तो वर्कर्स परेशान हो जाते हैं। उन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए 50 और फैक्ट्रीज के वर्कर्स स्ट्राइक में चले जाते हैं। जब 50 और, अब होता है ना कि आग को फैलाने के लिए चिंगारी काफी है। एक फैक्ट्री आपने बंद की, उस फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 50 और फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, और फिर वो स्ट्राइक बढ़ती चली गई। यहां पे फिर आया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सड़कों पे औरतें उतर आई, डिमॉन्स्ट्रेशन होने शुरू हो गए एट द सेंटर ऑफ द कैपिटल। सेंट पीटर्सबर्ग में एक जगह है नेव्स्की प्रोस्पेक्ट नाम पे। आज की डेट में काफी पॉश इलाका है, बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको शोरूम वहां पे मिल जाएंगे। तो नेव्स्की प्रोस्पेक्ट पे लोग पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है भाई, आप सोचिए इस समय पे जो वर्कर जमीन पे उतरे हैं, सड़कों पे उतरे हैं ना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं उतरे, इनको गुस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए उतरे हैं। इस समय पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये वर्कर्स भूखे थे, ये वर्कर्स दूसरे वर्कर्स को सपोर्ट दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए सड़कों पे उतर आए। और धीरे धीरे करते करते वो फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स के पास पहुंच गए, जो कि लेफ्ट बैंक ऑफ द नदी पे थे। ठीक है भाई, जब ये वहां पे पहुंच गए, अब देखिए जब तक ये लोग राइट बैंक पे थे, अपने क्वार्टर में थे, अपनी फैक्ट्री में थे, तब तक इधर के फैशनेबल लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ये लोग इस तरफ आए, फैशनेबल लोगों ने बोला अरे यार ये तो यहां आ रहे हैं, यहां गंदगी मचा रहे हैं, इनको वहीं भेजो, ये तो यहां के लायक ही नहीं है। तो पुलिस को भेज दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। धरना प्रदर्शन हो रहा था, डंडे बजाए गए, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स वापस लौट गए। तो 22 तारीख को तो वो वापस लौट गए, लेकिन 24 तारीख और 25 तारीख को वो वापस आएंगे। अब जब 24 तारीख 25 तारीख को वापस आएंगे, तो जो भी आर्मी और पुलिस वहां पे थी, उनको स्टेशन कर दिया गया कि इनको कंट्रोल में लेके आओ। अब देखते हैं, 25 फरवरी को डूमा सस्पेंड कर दी जार ने, संडे को। पॉलिटिशियंस जो बैठे थे डूमा के अंदर, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो। अब सोचिए जार कितना बेवकूफ था। यहां पे जार देख रहा है कि लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, मेरे खिलाफ अपोज कर रहे हैं, तो उस अपोजिशन के खिलाफ जार को अपने लिए सपोर्टर चाहिए, और जार वहां के इलेक्टेड डूमा को डिसॉल्व कर दे रहा है। मतलब जार के खिलाफ ऑलरेडी एक फ्रंट खुल रहा है, उन वर्कर्स का खुलता हुआ नजर आ रहा है, और एट द सेम टाइम जार पार्लियामेंट की सपोर्ट लेने के बजाय पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दी उसने। तो क्या होगा, वो पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हो रही है वो किसको सपोर्ट देने लगेगी, वो इन वर्कर्स को सपोर्ट देने लगेगी जो सड़कों पर उतर आए हैं। ठीक है भाई, तो भाई 25 फरवरी को डूमा रिजॉल्व हुई। 26 फरवरी को ये सारे के सारे वर्कर्स कहां पहुंच गए, फिर से मेन सिटी में पहुंच गए, पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुस के पूरी तबाही मचा दी, और वो जार से डिमांड करने लगे हमें खाने के लिए ब्रेड दीजिए, वेजेस दीजिए, बेटर आवर्स ऑफ वर्क दीजिए, डेमोक्रेसी दीजिए। गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जार ने फिर से आर्मी को भेजा, आर्मी ने डिमॉन्स्ट्रेशंस के ऊपर गोली चलाने से ही मना कर दिया। अब आप सोचोगे कि आर्मी ने जार की बात मानने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि आर्मी भी नाराज थी, कैवलरी भी नाराज थी। वो ये जानते थे कि हमारे 70 लाख सैनिक मर रहे हैं बाहर वॉर लड़ते हुए, ये जार अपने महल में बैठ ऐश से खाना खाता है, हम लोग सड़कों पे इसके लिए मर रहे हैं, और अपने साथ वालों पे हम गोली क्यों चलाएं। बहुत सारी आर्मी की रेजिमेंट्स म्यूटिनी करने लगी, और वो वर्कर्स की तरफ जाके मिलने लगी। और भाई 25 फरवरी की शाम को एक आइकॉनिक मूवमेंट हुआ, और ये आइकॉनिक मूवमेंट रशिया की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 फरवरी की शाम को जो सोल्जर्स थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे,
ड्यूमा में मिले एज अ सोवियत और काउंसिल, जिसको बोला गया पेट्रोग्राड सोवियत। यानी कि ये वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे, ये सोल्जर्स जो म्यूटनी करके रेवोल्यूशनरीज की तरफ मिल गए थे जाके, ये लोग मिलके ड्यूमा में मिलेंगे, अपने आप को एक सोवियत और काउंसिल बोलेंगे, जिसको बोला जाएगा पेट्रोग्राड सोवियत। ये जो पेट्रोग्राड सोवियत की मीटिंग की फोटो है फरवरी 1917 की, देखिए ये वही सोल्जर्स और वही वर्कर्स थे जो सड़कों पे उतर के जार के अगेंस्ट में म्यूटनी कर रहे थे। अगले दिन इनका एक डेलीगेशन गया किससे मिलने के लिए, जार से मिलने के लिए। जार को मिलिट्री कमांडर्स ने बोला कि भैया सीट से उतर जाओ, नहीं तुम्हारा वही हाल होगा जो लुई 14 का हुआ था ना रशिया में, सॉरी फ्रांस में, गिलिटीन कर दिया गया, तो तुम्हारी पब्लिक तुमको मार देगी, तो अपनी कुर्सी छोड़ दो। जार को समझ में आया कि भैया अब कुर्सी पे ना बैठा जाएगा, कुर्सी से उतरने में भलाई है। जार ने उनकी एडवाइस मान ली और 2 मार्च को अपनी कुर्सी छोड़ दी। सोवियत लीडर्स ने और डूमा लीडर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई अपनी कंट्री को रन करने के लिए, और यह बोला गया कि रशिया का फ्यूचर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा लोगों के बीच से चुना जाएगा। तो भाई ये जो पेट्रोग्राड नाम का शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर है, यहां से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है रशिया में। आज की डेट में कैपिटल भले ही मॉस्को है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है रशिया का, वो सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसको उस समय पे पेट्रोग्राड कहा जाता है। और इस पूरे इवेंट को बोला गया फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी 1917 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है भाई, उसकी एक आइकॉनिक फोटो भी है। यहां पे वुमेन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है फरवरी रेवोल्यूशन में दोस्तों। कहीं ना कहीं वुमेन ने मेल को वर्कर्स के साथ मिलकर यहां पे रेवोल्यूशन किया है। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री की यहां पे बात बताई जा रही है। मार्फा वासिलेवा नाम की एक लेडी थी, इन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक को यहां पे कंडक्ट किया। ठीक है भाई, उसके बाद इसको वुमेन्स डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो वुमेन्स डे की बात की जाए तो 8 मार्च को होता है वुमेन्स डे, और फरवरी में पूरा इवेंट हो रहा है, तो 8 मार्च ज्यादा दूर नहीं है। 25 फरवरी की बात है और 8 मार्च, तो लगातार उस समय पे स्ट्राइक चल रही थी। तो एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी मार्फा वासिलेवा नाम की रशियन वुमेन थी, इन्होंने भी अपना काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। जैसे ही इन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर की, इनके फ्लोर पे जितने भी दूसरे वर्कर्स थे, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, उन्होंने भी स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। अब सोचो, ये जो लेडी थी मार्फा वासिलेवा, इनका जो फोरमैन था उसने स्ट्राइक रोकने के लिए इनको ब्रेड दिया, इन्होंने ब्रेड ले लिया, ब्रेड खा लिया, पर बोला कि स्ट्राइक बंद नहीं करूंगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला अब तो तुमको ब्रेड भी दे दिया, अब तो तुम भूखी भी नहीं हो, स्ट्राइक बंद करो। मार्फा वासिलेवा क्या बोलती हैं, मैं भूखी नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरे साथ के जितने भी और को वर्कर्स हैं वो भूखे हैं। तो भाई यहां पे अब आप देखोगे कि ओवरऑल एक कोहेजन बनता नजर आता है, सोशल कोहेजन वर्कर्स के बीच में। रशियन रेवोल्यूशन को हमेशा एक वर्कर्स रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि वर्किंग क्लास सड़क पे उतर के गवर्नमेंट के खिलाफ सपोर्ट कर रही थी। तो यहां पे मार्फा, उनके साथ की जितनी भी लेडीज और जितने भी आदमी थे, सब उनके सपोर्ट पे स्ट्रीट्स पे आ गए और एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। यहां पे इस वीडियो खत्म करो, जल्दी इसको कंटिन्यू करूंगा, धीरे धीरे बता रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।